Good afternoon, student. Today we start explanation Hindi grammar portion. Topic name is शब्द शक्ति एवं शब्द गुण। शब्द शक्ति का अर्थ है परिभाषा। हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। हम जिस भी भाषा का उपयोग करते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने व्यवहार में, उनमें दो तत्व निहित होते हैं, शब्द और अर्थ। एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। जो ध्वनि समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है। जो ध्वनि, जो आवाज़ हमें सुनाई देती, स्पष्ट सुनाई देती है, वह शब्द होता है। प्रत्येक शब्द का विशेष अर्थ होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अलग विशेष महत्व होता है, विशेष अर्थ होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली, शब्द के इस अर्थ का हमें ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यह आपका शब्द शक्ति की परिभाषा हो गया। शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्दकोश अर्थात जिसमें अनेक शब्द होते हैं वह शब्दकोश कहलाते हैं। उसके अंतर्गत अनेक शब्दों के अर्थ सम्मिलित होते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। शब्द शक्ति के लिए अर्थात शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। पहला अमीधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। इन्हीं के अनुसार शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। जिस प्रकार शब्द शक्ति जो है तीन प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है वाचक, दूसरा लक्षक, तीसरा व्यंजक। ये तीन जो है शब्द के प्रकार हैं। और शब्द शक्ति के प्रकार अमीधा, लक्षणा, व्यंजना। अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार शब्द तीन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार अर्थ भी, इनके अर्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं। वाचक का अर्थ होता है वाच्यार्थ, लक्षक का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, व्यंजक का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। पहला है अमीधा शक्ति। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है। यह अमीधा शब्द शक्ति की परिभाषा है। जिस शब्द शक्ति से किसी भी शब्द के प्रचलित या अर्थात प्रसिद्ध होने का अर्थ बोध होता है, अर्थ बोध होता है अर्थात हमें ज्ञात होता है, वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण एग्जाम्पल है इसका, अपना घर सबको प्यारा होता है। दूसरा है राम के पिताजी बीमार हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के। इन तीनों वाक्यों का अर्थ साफ और प्रचलित है। इन तीनों वाक्यों का अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। इन तीनों वाक्यों को पढ़ने से उसका जो है मीनिंग जो है अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। और ये जो है वाक्य जो हैं प्रसिद्ध हैं, लोगों के बीच यह वाक्य जो है प्रचलित होता है। अपनी बोलचाल की भाषा में लोग जो है इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं और इन वाक्यों से उनकी विशेषता जो है पता चलता है। प्रथम वाक्य का अर्थ है अपने घर से सबको प्रेम होता है या अच्छा लगता है। इसी तरह अन्य वाक्यों का भी अर्थ निश्चित है। इसमें जो अर्थ बताया गया है वह निश्चित है, इसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अमीधा शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति दूसरा रूप है। लक्षणा शब्द शक्ति इसकी परिभाषा है, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न हो, उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति में प्रचलित और उसके मुख्य अर्थ का बोध नहीं होता है, अन्य अर्थ उससे संबंधित अन्य अर्थ
अन्य अर्थ का ज्ञात होता है, अन्य अर्थ का बोध होता है, या दूसरे अर्थों की हमें जानकारी होती है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी की। शेर वन राजा कहलाता है, शेर जो है वन का राजा कहलाता है। अर्थात मुख्य अर्थ के बोधित न होने पर, मुख्य अर्थ का बोध न होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। वह मुख्य अर्थ का ज्ञान हमें नहीं होता, परंतु उससे संबंधित अर्थ की जानकारी हमें उससे होती है, यही कहलाती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शक्ति शब्द शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ बोधक शब्द भी कहते हैं, लक्षक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह शेर है, वह लड़का गधा है, सारा घर नीला दिखने गया है, तुम्हें चुल्ली और पानी में डूब मरना चाहिए। ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं। वह शेर है, वह लड़का गधा है, एग्जाम्पल के लिए ये दिया गया है। वह शेर है, इस वाक्य का प्रचलित अर्थ है कि वह शेर से सदृश 4 पैर वाला जानवर है, जबकि यह अर्थ वक्ता को लक्षित या इष्ट नहीं है। लक्षित अर्थ वह शेर का दृश्य बहादुर है। वह शेर है कहने का अर्थ यह है कि वह बहादुर है, निडर है, परंतु वह मनुष्य है, जानवर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है उसका मुख्य जो अर्थ है वह बदल गया है, लेकिन यह उससे संबंधित है। यह अर्थ प्रचलित अर्थ या वाच्य से संबंधित न हो, उससे भिन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि यह उसके मुख्य अर्थ से संबंधित न होकर, वाच्य से संबंधित न होकर उससे भिन्न होता है। उदाहरण है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ होती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। यहाँ महल का अर्थ महलों में रहने वाले अर्थात धनी लोग, झोपड़ी का अर्थ है झोपड़ी में रहने वाले लोग, गरीब। इस प्रकार विद्युत की चकाचौंध का तात्पर्य है वैभव से, और दीपक की लौ होने से तात्पर्य श्रमिकों के जीवन से है, श्रमिकों के कष्टों से है। अब है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने चुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गंगा का पथ रोटी के गज के गज जो अड़े हुए हैं। प्रस्तुत दोनों उदाहरण के प्रचलित अर्थों का बोध कराना कवि का लक्ष्य नहीं है। सिंहासन हिल उठे से तात्पर्य है अंग्रेजों की गद्दी खतरे में आ गई थी। गंगा का पथ से तात्पर्य है जनता के विकास का पथ से है, गंगा का पथ से है जनता का विकास, और इंद्र के गज का लक्ष्य है पूंजीपति के षड्यंत्र का बाधा से है, पूंजीपतियों के से है जो जनता की विकास रूपी गंगा को रोके हुए। पूंजीपति जो है षड्यंत्रकारी हैं और तरह तरह के दबाव जो है लोगों पर बनाते हैं, जिससे जनता का विकास नहीं होता। व्यंजना शब्द शक्ति। अब है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा परिभाषा है, शब्द की जिस शक्ति का व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति से व्यापार से या प्रसिद्ध अर्थ या एवं लक्षणार्थ से इन दोनों से ही भिन्न होता है, इसका जो रूप है, और किसी तीसरे का अर्थ का बोध कराता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। दोनों से ही इसका रूप भिन्न होता है और किसी तीसरे अर्थ का हमें ज्ञात कराता है या बोध कराता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से बोधित होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्यार्थ शब्द व्यंजक शब्द भी कहलाता है। व्यंजना शक्ति में व्यंजना शक्ति से बोधित होने वाला ज्ञात कराने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है, और व्यंग्यार्थ शब्द जो है व्यंजक शब्द से बना हुआ है। जहाँ अमीधा और लक्षणा से प्रकट होने वाले अर्थ इष्ट न होकर अपितु कोई तीसरा अर्थ होता है, दोनों ही अलग होते हैं और इसका रूप बदल जाता है, वहाँ व्यंजना शक्ति की जरूरत
होती है। व्यंजना शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कविता में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्तम काव्य व्यंजना शक्ति से पूर्ण होता है। उत्तम काव्य की रचना व्यंजना शक्ति के उपयोग से ही पूर्ण होता है। जैसे उदाहरण है सूर्य डूब गया। इस वाक्य का प्रचलित या मुख्य अर्थ है सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया, किंतु इसका अर्थ है प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं। चरवाहे के लिए अर्थ होता है कि चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए। भक्त के लिए अर्थ है प्रार्थना करने का समय है, और बहू के लिए अर्थ है घर में मंदिर में दीप जला देना चाहिए। इसीलिए एक वाक्य का एक कविता, एक छोटी सी कविता जो है इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। काव्य के उदाहरण है गौरी पूजनी जननी पठाई करत प्रकाश फिरत खिलवाई। इन पंक्तियों का सीधा अर्थ है कि गौरी पूजन के लिए सीता जी को माँ ने भेजा, वहाँ फुलवारी में प्रकाश करती हुई विचरने लगी थी। तो इन पंक्तियों से जो अन्य अर्थ बन रहा है, अन्य अर्थ जो हमें ज्ञात होता है वह है सीता जी की अन्य सुंदरता। वह इतनी गोरी है कि जहाँ जहाँ फुलवारी में जाती हैं वहाँ प्रकाश हो जाता है। यह अर्थ व्यंजना शक्ति द्वारा बोधित होता है। कविता का यह अर्थ व्यंजना शक्ति के द्वारा ही व्यंजना शक्ति के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। दूसरा है रईमन पानी राग के बिन पानी शब्द पानी गए न उतरे मोती मानुष। इस उदाहरण में पानी शब्द का अर्थ है मोती के प्रसंग में चमक, मनुष्य के संदर्भ में लज्जा और चूहे के संदर्भ में पानी। पानी शब्द के इस भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीक जो है व्यंजना शक्ति से होती है। पानी शब्द जो है इसके भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। तीसरा है उदयांचल से बालहंस के उठता अंबर में उधर, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते धूप मारुत से बार। यहाँ हम हंस शब्द के रूढ़ अर्थ, हंस एक पक्षी, हंस जो है सूर्य के समान तेज है, उसका रूप जो है। बाल हंस से तात्पर्य नवोदित सूर्य, जब सूर्य उदय होता है। आप बड़े बड़े वो हैं। यहाँ पर हंस के अलग अलग अर्थ यहाँ पर बताए गए। हंस एक पक्षी की तरह है। हंस का जो रूप सौंदर्य जो सूर्य की तरह श्वेत है। हंस जो है उसका रूप जो है श्वेत है, तो सूर्य की जो है उसकी रोशनी किरण जो है प्रकाश तेज है, श्वेत है, स्वच्छ है। बाल हंस से तात्पर्य है नवोदित सूर्य, अर्थात सूर्य जब दीप होता है तो उसका जो रूप होता है उसे यहाँ पर बताया गया है। अब है शब्द गुण। शब्द गुण की परिभाषा, रस का अनिवार्य तत्व गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, जिस प्रकार अग्नि में गर्मी जो है सदा ही होती है, उसमें ही नहीं होती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण होते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य आदि रस के धर्म हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि भावनाएं जो गुण जो है मनुष्य के मन में धर्म के समान निहित होती है, उसी तरह माधुर्य आदि जो रस के धर्म होते हैं। धर्म गुण की परिभाषा है जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। जो काव्य तत्व जो कविता को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं और उसके रूप सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही गुण कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। पहला है माधुर्य गुण। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा है प्रसाद। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की परिभाषा है काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त का द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। काव्य के जिस गुण में अर्थात कविता के जिस गुण के कारण उसकी विशेषता है कि सहृदय, हमारा जो हृदय है वह द्रवित वह भावुक हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं।
यह गुण श्रृंगार तरुण शांत रसों में पाया जाता है। यह गुण श्रृंगार तरुण और शांत जो रस होते हैं इनमें यह गुण पाया जाता है, सम्मिलित होता है। इस गुण में य, ल, म, व आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रीतम तापत आलोकित कर। यहाँ पर श्रृंगार रस है, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास का कम प्रयोग है। दूसरा है हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, उर ऊपर जाती है लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली द्वय, यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। दूसरा है ओज गुण। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। भावनाएं जो है परिवर्तित हो जाती हैं, सोच विचार में बदलाव आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है, यहाँ पर ओज गुण होता है। ओज गुण वीर रौद्र और विभत्स रसों में पाया जाता है। इसमें ट, ठ, ड, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है, दोनों ही अलग होते हैं। उदाहरण है अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र है मेरी बोलिए, सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ओज गुण का प्रयोग मुख्य रूप से ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें रौद्र विभत्स रस, वीर रस अर्थात देशभक्ति की जो कविताएं होती हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। दूसरा है जय जयती जय आदि शक्ति, जय काली कर्कदिनी, जय मधुकैटभ उच्छलिनी देवी, जय मर्दिनी, जय चामुंड, जय चंडमुंडिनी, भंडासुर खंडिनी। तीसरा है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने गुरुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा जो उदाहरण है कविता है, इसमें रौद्र रस अर्थात इसमें क्रोध को इसमें दिखाया गया है। इस कविता में माता जो है क्रोधित होती है और असुरों का नाश करती है। तीसरा है सिंहासन हिल उठे अर्थात इसमें परिवर्तन, देश के प्रति जो है देश प्रेम देशभक्ति की भावना को इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर होता है वीर, यहाँ पर रस जो है वीर रस, इस कविता में वीर रस है और देशभक्ति की कविता यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है। तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की परिभाषा काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है। प्रसाद गुण का अर्थ होता है कि काव्य में कविता के जिस गुण के कारण विशेषता के कारण श्रोता जो होते हैं कविता को सुनने वाले, कविता को पढ़ने वाले, उसके हृदय में परिवर्तन होने लगता है, पूरा का पूरा मन जो है परिवर्तित हो जाता है और वह कविता जो है उसके मन में भावनाएं जो है उसके मन में बस जाती हैं, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिसे हम सरलता से सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं और उसका अर्थ भी हमें समझ में आ जाता है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और हमें अधिक प्रभावित करता है। पहला है उदाहरण स्वरूप पास भी आते हैं जो उनके हृदय को तैसी सदा भर लेते, लाखन मलिन न क्यों मन हो उसमें भी बना अपने कर लेते। इस कविता में कवि ने हितैषियों के स्वभाव का वर्णन किया, कहा है कि हितैषी लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं।
जो लोग सभी के हित के लिए सोचते हैं वो दूसरों के हृदय में अपना स्थान जो है प्रिय स्थान, अपना सम्मान और दूसरों के हृदय में प्रेम की भावना जो है बना ही लेते हैं, उत्पन्न कर ही लेते हैं। ऐसा जो है इस कविता में कवि कहते हैं। दूसरा है रहीमन वे नर मर चुके जो तुम मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन्मुख मुक्तन नाही, आशीषों का अंचल। तीसरी कविता है आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। इसमें भी जो है कविता का अर्थ सरल शब्द भाषा है जो हमें समझ में आता है और हमें प्रभावित भी करता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या तो यह आपका प्रसाद गुण जो है प्रसाद गुण की परिभाषा है और उसके उदाहरण हो गए। आज हमने शब्द शक्ति एवं शब्द गुण की परिभाषा एवं प्रकार को जाना है, समझा। स्टूडेंट आपका लेसन, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आस्क मी योर डाउट्स, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।